तलाक देने के कुछ समय बाद जब पवन अपनी तलाकशुदा पत्नी पूजा के घर गुजारे भत्ते के पैसे देने पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। पवन ने ऐसा क्या देखा था? सुबह का समय था। रसोई में अदरक की चाय और पराठे की खुशबू फैल रही थी। पूजा बड़ी तेजी के साथ हाथ चलाते हुए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी कमरे से गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी, पूजा पूजा, अरे कहाँ मर गई, जल्दी यहाँ आओ। आवाज इतनी कड़क और तेज थी कि उसका दिल सहम उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी पराठा सेक कर तवे से उतारा, गैस बंद की और हाथ धोते हुए कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वह फिर से गरज पड़ा, पूजा सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? जी क्या हुआ? उसने कांपते हुए आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। कहते हुए पवन ने अपनी शर्ट उठाई और पूजा की तरफ फेंकते हुए बोला, मुझे यह शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। पूजा ने जल्दी से पवन की शर्ट उठाई और उसे इस्त्री करने लगी। तभी बाथरूम से पवन की आवाज आई, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। पूजा इस्त्री छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया देने दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने तौलिया अंदर बढ़ाए। यह लो, यह भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? पवन ने खींचते हुए तौलिया झपटा। पूजा इस्त्री करने के लिए जल्दबाजी से आगे बढ़ने लगी तो पैर पलंग के कोने से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहराते हुए पैर को सहलाया और फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी नज़र शर्ट पर पड़ते ही वह सन्न रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा के होंठ फड़कने लगे। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और पवन बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है, उसने गुस्से से कहा। पूजा कुछ कह नहीं पाई। जैसे ही पवन ने जली हुई शर्ट देखी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने यह क्या कर दिया? यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। वह सारी वह गलती से पूजा ने सफाई देने की कोशिश की तो पवन चिल्लाया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी पास के कमरे से पवन की बड़ी भाभी बड़ी शान से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में अजीब सी आत्म मुलाकाती ही। अरे देवरजीत, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको पता तो है इससे कुछ काम नहीं हो पाता। मैं अभी आपके भैया की शर्ट लेकर आती हूँ, आप वह पहनकर ऑफिस चले जाए। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन के साथ शादी की होती तो बात कुछ और होती। रेखा ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे पूजा के दिल में छुप गया। पूजा की आंखें जब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक के रखा। रेखा के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। पूजा ने हिम्मत जताकर अपने दिल की बात जुबां पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे आराम से भी बता सकते थे ना कि हर बात पर चिल्लाना जरूरी है। यह सुनते ही पवन ने पूजा की ओर घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी गलती मेरी है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस यह कह रही हूँ कि पूजा ने संभालते हुए कहना चाहा, पर पवन का क्रोध से लाल हुआ चेहरा देखकर उसकी आवाज टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? पवन ने पूजा के बाल पकड़ते हुए कहा, छोड़िए मुझे। कहते हुए पूजा ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने बाल छुटाए। मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहन करना मेरे बस की बात नहीं। पूजा की आज उवर्सी हो गई। पवन का गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना। कहते हुए पवन ने एक के बाद एक जोरदार तमाचे पूजा की गाल जड़ दिए। थप्पड़ की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। पूजा धरती से चक्कर लगा। वह सुबक रही थी। उसकी आंखों से आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा 5 साल का विवान यह सब देख रहा था। जहाँ एक तरफ उसकी माँ सहमी हुई खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर अपने पापा की आग उगलती आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मार ही डालेगा। उसकी मासूम माँ के पिता की इस हरकत से आंखें दर्द से भर गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, विवान चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। पवन विवान की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी माँ की तरह बहुत बोलने लगा है तो लगे हाथ तेरी भी अकल ठिकाने लगा ही देता हूँ। कहते हुए जैसे ही वह अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो पूजा उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पूजा ने विवान को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए अंदाज में बोला। इधर पवन गुस्से से उबलते हुए पूजा को बुरी बुरी गालियां देने लगा और कुछ देर बाद कोई दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से से अपने बैग उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पूजा घुटनों के बल बैठ गई और विवान को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। मम्मी, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? विवान निराश आवाज में पूछा, लेकिन पूजा के पास उसके सवाल का कोई
जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। पूजा विवान को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान बढ़ रहा था। पूजा की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। पूजा एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वह केवल 10 वर्ष की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की। चाची को उसकी खास लगाव नहीं था, लेकिन चाचा उसका बेहद ख्याल रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा एक कॉलेज में लेक्चरर लग गई। जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे उसके चाचा। वहीं पवन गोपाल जी का छोटा बेटा था। गोपाल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह चाहते थे कि उनके रहते रहते छोटे बेटे का विवाह कर दिया जाए। गोपाल जी और पूजा के चाचा महेश जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार महेश जी के घर आए गोपाल जी ने पूजा को देखा। पूजा अच्छी पढ़ी लिखी थी, वह सुगंध थी। गोपाल जी उसकी शालीनता और व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर अपने बेटे पवन के लिए उसका हाथ मांग लिया। महेश जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। पवन की भाभी रेखा, जो एक चालाक व्यक्तित्व की महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि पवन की शादी उसके छोटी बहन प्रिया से हो। रेखा को लगता था कि उसकी बहन घर पर उसका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करेगी। रेखा ने गोपाल जी से कहा, पापा जी, पूजा भले ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी बहन से उसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर पवन तो अच्छा पढ़ा लिखा है, खूब अच्छा कमाता है। पवन जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन गोपाल जी ने रेखा की बातों को नजरअंदाज करते हुए पवन को इस रिश्ते के लिए मना लिया। पवन और पूजा की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद पूजा ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि पवन यह चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम संभाले। पूजा ने पूरी कोशिश की कि वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखे। उसने रेखा की इज्जत की और उसे हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया, लेकिन रेखा को पूजा का व्यवहार दिखावा लगता था। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि पूजा घर में उसका प्यार और सम्मान पा रही है, इसलिए वह हमेशा पूजा को नीचा दिखाने की फिराक में रहती थी। एक दिन जब पूजा अपने मायके गई हुई थी तो रेखा को मौका मिल गया और पवन के पास आकर बोली, देवर जी, आप तो इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं, यह पूजा आपकी बराबरी की नहीं है। कहाँ आप इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ यह साधारण सी दिखने वाली लड़की। पवन ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे पवन का व्यवहार पूजा के प्रति कठोर और रूखा होने लगा। छोटी छोटी बात पर उसे डांटना, ताने मारना और कभी कभी हाथ उठाना भी आम हो गया। पूजा इस बदले हुए व्यवहार को देखकर पवन से पूछने की कोशिश की, लेकिन पवन का जवाब हमेशा कटु और आक्रामक रहा। इस बार में पूजा ने जब अपनी सास से बात की तो सास ने जवाब दिया। उसे सुनकर यह हैरान रह गई। बहू पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इस बातों को कमरे के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसके ससुर गोपाल जी उसके हालात समझ चुके थे। वह अपने बेटे पवन को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन पवन एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करता था। इधर गोपाल जी दिल के मरीज थे। एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाए, वह भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद तो पवन जैसे खुली छूट मिल गई अपनी मनमानी करने की। शादी के करीब 1.5 साल के बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा था कि अब वह पवन के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन यह शायद उसका वहम था। अब पवन हर रात को शराब पीकर घर आता। दरवाजा खोलते ही शराब की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। पूजा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे विवान के साथ जागती रहती, लेकिन पवन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हैं, पीकर आते हैं, कम से कम थोड़ा तो ख्याल करें। एक दिन पूजा ने हिम्मत जताकर कहा, क्या कहा कि बात का ख्याल करूं मैं? अरे मैं काम करता हूँ, घर पर रहती हो और तू क्या करती है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती है। तुझे मेरी कदर करनी चाहिए। तू मेरे घर में रहती, मेरे पैसों पर पलती और मुझे ही सिखाते कि मुझे क्या करना चाहिए। पवन ने चिल्लाते हुए पास रखा गिलास जमीन पर पटक दिया और पूजा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पति के व्यवहार से परेशान पूजा ने पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह जब पवन सो रहा था, पूजा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी जेठानी रेखा वहां गई। अरे पूजा, रात को फिर तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी। गाली गलौज की आवाज तो मेरे कमरे तक आ रही थी। रेखा ने एक मुस्कुराहट के साथ व्यंग करते हुए कहा। पूजा ने कुछ नहीं कहा और सर झुकाए अपना काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना ही घर को। भाभी प्लीज, मैं पहले ही परेशान हूँ। पूजा ने ऊंचे स्वर में कहा। परेशान तो पवन है, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने, कहकर रेखा ने नाश्ता उठाकर अपने कमरे में चली गई।
पूजा के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करती भी तो कैसे करती, कुछ सोचकर उसने एक बैग में अपनी और विवान के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। पूजा मायके पहुंची तो उसे लगा कि शायद वहां उसका सहारा मिलेगा, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाची और चाचा के सामने अपनी पीड़ा रखी, उनकी प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। थोड़ी देर तक चाचा चाची एक अलग कमरे में बातें करते रहे, फिर बाहर निकलकर उसके चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, कभी कभार गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब सहन करते हुए अपने सभी फर्ज निभाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा हक्का बक्का रह गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी चाची ने आगे बढ़कर कह दिया, देख पूजा, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल ही होता है। अब तू लड़ झगड़ यहाँ आकर बैठ जाएगी तो सोच समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने अपनी बेटी प्रिया का ब्याह रचाना है, जैसे तैसे करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाओ। चाचा ने ठंडे स्वर में कहा। पूजा का धैर्य जवाब दे चुका, उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा लेकिन मैं उस नर्क में वापस जाना नहीं चाहती। तो उसके चाचा ने गुस्से में कहा, बस अब और बहस मत करो, और हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियां को निभाओ। ठंडे दिमाग से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात पूजा कुछ देर तक छत पर घूमती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह पूजा चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल लौट आई। दरवाजे खोलते ही रेखा की छुट्टी हुई आवाज सुनाई दी, अरे आ गई महारानी। चाचा चाची 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। पूजा ने कुछ नहीं कहा, उसे जवाब देना कोई फायदा नहीं। उसके बाद के दिन पूजा के लिए और भी कठिन हो गए। अब पवन और रेखा दोनों समझ गए थे कि पूजा को मायके से कोई सहारा नहीं मिलेगा। पवन का रवैया और कठोर हो गया। वह अपने केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर पूजा को अपमानित करने के लिए परिवार के सामने भी उसे खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन एक दिन विवान बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार से तपते बेटे के साथ पूजा जागती रही। उसने पवन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दे, वैसे भी यह सब तेरा काम है। अगली सुबह जब पूजा ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो पवन ने स्पष्ट सा जवाब दिया, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं। भीतर तक टूट चुकी थी पूजा। उसने डॉक्टर के पास जाकर विवान का इलाज करवाए। अपनी इसी जिंदगी को वह अपनी नियति मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। वह नियत पर उतर आया और पूजा के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की थी, उसे देखकर उसका बेटा विवान आज बुरी तरह से सहम गया। माँ के साथ चिपका हुआ बस कांपता ही जा रहा था। विवान की हालत देखकर पूजा सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को इस जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाना। थोड़ी देर में उसने अपना फोन उठाया। कॉलेज फ्रेंड के बीच और बातचीत को पढ़ने लगी। हर साल उसकी कॉलेज की सहेलियां गेट टुगेदर अरेंज करती थी। आज भी इसी विषय में बातचीत चल रही थी। वह हमेशा उसे गेट टुगेदर जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हर बार पवन उसे मना कर देता। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2-3 बीते। आज गेट टुगेदर का दिन था। पवन के जाने के बाद पूजा भी तैयार हो गई और विवान को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलने पर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल उससे मिली तो देखते ही बोली, पूजा यह तुम हो, तुम्हें हो क्या गया है? कभी कॉलेज की ब्यूटी किंग कहलाती थी और तुम, और अब तो चेहरे से रौनक ही गायब। पहले तो पूजा ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पायल की नज़र उसके गर्दन और बाजू पर पड़ी। यह निशान कैसे? पूजा पायल ने पूछा तो पूजा डर गई, लेकिन सहेलियों के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी, किस तरह से पिछले कई सालों से पवन के अत्याचार सह रही थी। सुनकर पायल की आंखों से भी आंसू आ गए। कुछ देर वह कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर रुदे स्वर में बोली, पूजा क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपने साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने अपने हिटलर पति का फरमान मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी होशियार हो, फिर कैसे इतना अन्याय सहन कर सकती हो? पायल की बातें सुनकर पूजा चुप थी, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। जहाँ सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं पायल और पूजा अपनी बातों में व्यस्त थे। घर लौटते समय पायल ने उसे अपनी गाड़ी में छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसे इतना कह गई कि किसी भी समय ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटते समय साफ पूजा के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वह घर पहुंची तो यह सब देखकर उसने राहत की सांस ली कि पवन अभी तक घर नहीं आया था। कहीं उसे पता चल जाता तो पूजा की खैर नहीं थी। अगली सुबह विवान को स्कूल भेजने के बाद पूजा पवन के लिए नाश्ता बनाने लगी।
तभी पवन कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा ही रहा था कि अचानक रेखा कमरे के अंदर आई। देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखिए, कल पूरे दिन गायब थी महारानी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर गई कहाँ थी, ना जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा, इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे क्या चल हो रहा है। यह बात सुनते ही पवन की आंखें लाल उगलने लगी। वह तेज कदमों से चलकर पूजा के पास गया। पूजा उस समय रोटी पका रही थी तो उसका मुंह दूसरी ओर था। पवन के पीछे से उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ उसे रसोई से बाहर ले गया। मुझे बिना बताए तो घर से बाहर कैसे गई, हिम्मत कैसे हुई तेरी, किसे मिलती है मेरी पीठ पीछे। वह मैं अपनी सहेलियों से दर्द कहराते हुए पूजा कहने लगी तो पवन चिल्लाए, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे, इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो। इससे पहले कि पवन कुछ और कह पाता उसका मोबाइल फोन बज गया। उसके ऑफिस से फोन था। इन सब बातों में वह भूल गया कि आज उसे जल्दी जाना था। पवन ने पूजा को झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ते के घर से बाहर निकल गया। पूजा का शरीर दर्द से कहरा रहा था, लेकिन उसके मन में जो आग लग रही थी उसने उसे उठना और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू को पोंछा, फैसला किया कि अब उसे अपने बेटे की जिंदगी को संवारना है, सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूजा ने घर के काम खत्म किए और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया, अपने सारे सर्टिफिकेट निकाले और रिज्यूम को अपडेट किया। उसने यह तय कर लिया कि अब वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर नौकरी की वैकेंसी खंगालनी शुरू की, परंतु देखा कि जहाँ भी वैकेंसी थी वहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मांग थी, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो 7 वर्षों का लंबा अंतराल आ चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगह पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय जब पूजा लैपटॉप पर नजर गड़ाई, नौकरी की किसी संभावित जवाब का इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई। पूजा चौक के दरवाजा खुला तो सामने पवन खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। पूजा ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोला। उन कागजों में हर शब्द जैसे किसी हथौड़ी की तरह उसकी आत्मा पर वार कर रहे थे। तलाक, पूजा ने कहराती हुई कहा। पवन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, और यह भी जान लो कि विवान अब मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कुछ काम धंधा नहीं करती हो, इसलिए उसके देखभाल करने के काबिल नहीं हो। पूजा ने पवन की ओर देखा, फिर मासूम से विवान के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि भूख फोड़ कर रो पड़े, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर आज हार गई तो विवान का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर वहीं सोती रही। उसे क्या करना चाहिए? अगली सुबह उसने पायल को फोन किया। पायल, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। पूजा की आवाज कट रही थी। क्या हुआ पूजा? पायल की आवाज में चिंता झलक रही थी। पवन ने मुझे तलाक देने के बारे में सोचा है और वह विवान को मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर छोटा सा घर ढूंढ दो। तो पायल ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ रह सकती हो हमारे घर पर। नहीं पायल, पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए वह लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं पूजा, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ, और कोई फिक्र मत करना, यही समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटे और अपने कपड़े पैक किए और विवान को तैयार किया। साथ ही साथ अपने पास इकट्ठा किए हुए कुछ पैसे उठाकर मौका देखकर चुपचाप करके बाहर निकल गई। शाम को पवन घर लौटा। हमेशा की तरह उसने पूजा को आवाज लगाई, पूजा पानी लाओ जल्दी। लेकिन घर में सन्नाटा था। किचन में जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने विवान के कमरे में जाकर, वह भी खाली था। फिर वह वापस अपने कमरे में आया और उसकी नजर टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला और अंदर से पूजा का लिखा हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, पवन, मैं तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए, हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पूजा पत्र पढ़कर पवन का पूरा शरीर गुस्से से काटने लगा। वह बोल कर सोफे पर बैठ गए। उसने तो पूजा को धमकाने के लिए तलाक के कागज तैयार करवाए थे, लेकिन उसका वार उसी पर उल्टा पड़ चुका था। काफी देर पवन इसी सोच विचार में डूबा रहा, लेकिन घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात जब पवन को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा, जहाँ एक थाली में ठंडी रोटी और सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मारकर वहीं उठाकर खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिलाने वाली पूजा जो नहीं थी, उसके पास अगले दिन भी सब कुछ
सामान्य तरीके से चल रहा था। बस आज पवन की कड़कती आवाज पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वह बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन वह भी अकड़ में था कि पूजा को फोन करके नहीं बुलाया गया। लेकिन अपनी पत्नी की कमी से अंदर ही अंदर इतनी खल रही थी कि उसका ऑफिस के काम पर भी ध्यान नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस खराब होने पर कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़नी पड़ी। वहीं किराए के छोटे से घर में रहते हुए पूजा ने महसूस किया कि यह परेशानी उसकी ताकत को परखने आई है। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। पूजा ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगने लगी। पायल ने तो उसे हौसला देते हुए कहा, पूजा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो ना सही, इतना याद रखो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब यह है कि बाहर दरवाजे बंद है तो क्यों ना तुम खुद अपनी किस्मत का दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इंसान में हुनर हो तो वह किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकते हैं। तुम्हारा पढ़ाने का तरीका हमेशा से बेहतरीन रहा, क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। मेरी बात पर विचार जरूर करना। पायल के जाने के बाद पूजा खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा अपने आप ही निकल जाती है। पूजा ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीकी सीखी। 12वीं के बच्चों की परीक्षा नजदीक थी, इसलिए उसने सबसे पहले 12वीं की कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपिक ढूंढे। अगले दिन पूजा ने वीडियो बनाने की तैयारी की। पायल ने कैमरा सेट किया और पूजा ने पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और पढ़ाने का तरीका इतना सरल कि जटिल से जटिल विषय भी बच्चों के लिए आसान हो गए। पहले वीडियो अपलोड करते समय साथ पूजा के मन में संकोच था, क्या कोई उसे देखेगा। उसने पायल से पूछा तो पायल ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, बस धैर्य रखो। व्यू आने लगे, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, कहा आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज आगे टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाए। तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया। पूजा की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनानी शुरू की और विश्वास को विस्तार से समझने लगी। दिन रात की परवाह ना करते हुए उसने मेहनत जारी रखी। 1 महीने के अंदर यहाँ हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी के साथ पूजा आर्थिक रूप से मजबूत बन गई। उसने विवान का एक बेहतर स्कूल में दाखिल करवाया, खुद भी नए कोर्सेज के जरिए अपनी ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर पूजा के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। रेखा रसोई में बर्तन पटकते बड़बड़ाती जा रही थी। पवन बोला, भाभी अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तो रेखा ने गुस्से में पलट कर कहा, नाश्ता? हाँ, क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सभी की नौकरानी जो बनकर रह गई हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ, हद हो गई, कितना काम करूँ। जब पूजा थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, रेखा मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक। रेखा चिल्लाकर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। माँ ने गुस्से में, पवन क्या कर रहा है, कुछ करता क्यों नहीं, पूजा को वापस बुला ले, इससे पहले कि अगर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो पवन ने कहा, अपने आप ही वापस आएगी और आप चिंता मत करो माँ, थोड़े दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ उसे। इस समय दरवाजे की घंटी बजी। रेखा ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, पवन बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। पवन तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी रेखा ने उसे कागज थमाते हुए कहा, तलाक के कागज से साइन करके भेजे हैं तुम्हारी पत्नी को, वह तो इस घर से चली गई। कागज देखते ही जैसे पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि पूजा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में पूजा ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पवन के वकील ने पूजा पर शब्दों से प्रहार करते हुए कहा, मैडम आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई? पूजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने यह मजबूर किया है। पवन के वकील ने पूजा पर बदचलन और लापरवाह मां होने का आरोप लगाया, जो महिला को देखकर चली गई, जिसका चाल चलन ठीक ना हो। ऐसी मां को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन पूजा ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसके कर मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो उसके साथ हुई घरेलू हिंसा
को साबित कर रही थी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विवान को कोर्ट में बुलाया गया। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर आया था। जज ने उससे प्यार से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? विवान ने बिना किसी डर से कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, उन पर जोर जोर से चिल्लाते थे, मम्मी बहुत रोती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। पवन ने विवान की यह बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसके केस जीतने की उम्मीद अब ना के बराबर थी। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। जब पूजा ने इंस्टॉलमेंट पर अपने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और बेटे विवान के साथ वहां शिफ्ट हो गई कि इसकी अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले पूजा के पास पवन का फोन आया। उसने फोन उठा तो कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, पूजा ने साफ शब्दों में कहा। लेकिन पवन ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो पूजा उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। करीब 15 मिनट के बाद पवन पूजा के घर के बाहर खड़ा था। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिस पर पूजा का नाम लिखा था। उसने बेल बजाई तो पूजा ने दरवाजा खोला, उसे अंदर आने को कहा। पवन अंदर का नजारा देखकर भी हैरान था। घर भले ही छोटा था लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित। घर में सभी तरह की सुविधा का सामान था। क्या बात करनी थी? पूजा ने सीधे सवाल किया। पवन ने अपने स्वर में नरमी लाने की कोशिश की। पूजा तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट चाहता हूँ। तुम्हारे पूजा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना घर बिखर गए, माँ बीमार है और भाभी हर रोज झगड़ा करती है। और सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी विवान ने मेरे लिए कहा उसके बाद तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया पूजा। तो पूजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया तब तुम्हें मेरा और विवान का ख्याल आ रहा है? नहीं पूजा, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और विवान के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की जरूरत है। हाँ सही कहा आपने, विवान को अपने पिता की जरूरत है, लेकिन ऐसे पिता को जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसा पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसे मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे एक मौका दोगे तो सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। पूजा निकट भी सवाल में जवाब दिया। मौका, हर दिन तुम्हारे लिए मौका था पवन, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया। माफी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी गलती जानबूझकर की गई है, इसलिए मैं माफ नहीं कर सकती पवन। और सच कहूँ तो अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकते हो। पवन एक अंतिम नजर विवान पर डाली और भारी मन से घर से निकल गया। दोस्तों, औरत जब अपनी साहस और आत्म सम्मान से आगे बढ़ती है तो वह न केवल अपनी कहानी बदलती है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। पूजा ने साबित कर दिया कि हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने का हक है। तो दोस्तों, आपको पूजा का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।